इसका जो डोमिनो इफ़ेक्ट तो हम देखेंगे जो इकोनॉमी के जो दूसरे सेक्टर्स हैं, उन पर भी पड़ेगा। तो इस चीज़ का क्या इदराक नहीं है, इस हवाले से सोच समझ नहीं है? दोस्तों, पता नहीं पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो यंग लड़के लड़कियों के क्यों पीछे पड़ गई है। वो क्यों चाहती है कि पाकिस्तान के यंग बच्चे जो हैं वो फ्रीलांसिंग ना करें। अब मैं एक वो बंदा हूँ जो पाकिस्तान से बाहर बैठा है। वाई वुड आई इन्वेस्ट इन अ कंट्री दैट डजंट हैव द फ्रेम स्ट्रक्चर टू सपोर्ट मी। गवर्नमेंट इम्पोजिशंस आई हैं, 12 मिल्स बंद होगी पाकिस्तान की सबसे बड़ी। तो जब आपके ज़ाती मुफादात पहले आ जाते हैं ना कौमी मुफादात से, फिर वो कौमें इस तरह नहीं चलती हैं। आम आदमी को तो नुकसान होता है। सो हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत कहती है मैंने इंटरनेट की स्पीड ही स्लो कर देनी है ताकि कोई ना यहाँ पे इंटरनेट इस्तेमाल हो, ये लोग जो है ये वापस जंगल की दुनिया में चले जाए। अबूजा का दौरा, नाइजीरिया का दौरा नरेंद्र मोदी जी का, जो अब तक किसी को सर्वोच्च सम्मान नहीं मिला, वो सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है नरेंद्र मोदी जी को। इसके पहले कभी ब्रिटेन की महारानी को मिला था सिर्फ एक। आप सीधे सीधे इस चीज को समझिए, ये वो कंट्रीज जिसे हम दुनिया कहते हैं ना, तो कि दुनिया क्या, अमेरिका या यूरोप जिसे कहता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, और वो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इसको अमेरिका और यूरोप किस लिए इस्तेमाल करता है? पाकिस्तान भी इसी में चलो शामिल कर लो आप। ये सब इस्तेमाल होते हैं जितना यूरोप का, अमेरिका का, जिन विकसित देशों का जो कचरा है, और खास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिसे हम बोलते हैं, जो वो कचरा जो कि डिकम्पोज होने में सदियां लग जाती हैं, जो कि डिकम्पोज 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल में भी नहीं होगा, खतरनाक बीमारियां आती हैं, ये सब कंट्रीज जो हैं, बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज, इन्हीं कंट्रीज में डंप करती है, पाकिस्तान में भी डंप करती हैं। ऐसे पाकिस्तान भी काफी पैसा लेकर करवाता है। तो ये पूरी दुनिया ने, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उन्होंने इन देशों को कूड़ा घर बना रखा था। नाइजीरिया के अलावा और भी जो इस टाइप के देश हैं, अफ्रीका के, साउथ अमेरिका के, उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ, उन सबको कूड़ा घर बना रखा था। ये हैसियत थी। दोस्तों, पता नहीं पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो यंग लड़के लड़कियों के क्यों पीछे पड़ गई है। वो क्यों चाहती है कि पाकिस्तान के यंग बच्चे जो हैं वो फ्रीलांसिंग ना करें। जो है ये जितने भी फ्रीलांसर हैं जो कि हुकूमत को 40 करोड़ डॉलर, पाकिस्तान की हुकूमत को 40 करोड़ डॉलर आता है। ठीक है जी, लेकिन हुकूमत कहती है नहीं, हमें 40 करोड़ डॉलर नहीं चाहिए, हम इस मामले में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अली, जिन ममालिक में 5G का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पर क्यों, एक तो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात, वो वहाँ पे क्या ख़तरा नहीं होता होगा, या वहाँ पे क्या इंटरनेट से कोई ख़तरात पैदा हो जाते हैं? ये एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इसका जो डोमिनो इफ़ेक्ट तो हम देखेंगे जो इकोनॉमी के जो दूसरे सेक्टर्स हैं, उन पर भी पड़ेगा। तो इस चीज़ का क्या इदराक नहीं है, इस हवाले से सोच समझ नहीं है? मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया है कि हमारे यहाँ पर जो हुक्मरान है ना, मतलब देखें हमारे यहाँ पे जो एवरेज एज है 60 साल से ऊपर, 60% से ऊपर लोग जो हैं पाकिस्तानी, वो 30 साल से छोटे हैं। और अगर आप हुक्मरानों की एवरेज एज निकालें तो वो बहुत बुजुर्ग हैं। तो उनको, उनका वर्ल्ड व्यू ही वो नहीं है, जो अब उनको पता ही नहीं है कि दुनिया चलती कैसे। मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो अभी फिगर्स बता रहे थे ना कि इतने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है या हो सकता है या क्या, इसका भी सही अंदाजा नहीं किया जा सकता। और उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के बारे में जो अजम्पशन है कि पाकिस्तान इतने पैसे आईटी से कमाता है, वो भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान उससे ज्यादा कमाता है। प्रॉब्लम ये है कि किसी एक बुजुर्ग को यहाँ भी एक रॉकेट साइंटिस्ट उसने बनना, और उसने एक चीज इंट्रोड्यूस करवाई, इंटरबैंक रेट, जो कि मार्केट रेट से कम होता है। सो पाकिस्तान के सारे फ्रीलांसर्स के पैसे पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं। फ्रीलांसर कितना पैसा कमा रहे हैं? इंडिया के अंदर फ्रीलांसर कितना पैसा कमा रहे हैं? जिसे वो कहते हैं ना, अब पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो थोड़ा बहुत रोजगार आता था, एक तो इंटरनेट की स्पीड स्लो है। ठीक है जी। और इस स्पीड स्लो का किसको, जो है इंटरनेट की स्पीड स्लो का किसको फायदा होता है? आम आदमी तो कोई फायदा नहीं होता, आम आदमी को तो नुकसान होता है। सो हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत कहती है मैंने इंटरनेट की स्पीड ही स्लो कर देनी है ताकि कोई ना यहाँ पे इंटरनेट इस्तेमाल हो, ये लोग जो है ये वापस जंगल की दुनिया में चले जाए। और अगर 40 करोड़ डॉलर अगर आ रहा है, फ्रीलांसिंग के जरिए आ रहा है, तो हुकूमत का ये भी दिल ये है कि इस 40 करोड़ डॉलर में से कुछ 10-15 करोड़ डॉलर आ जाए, 10-15 करोड़ डॉलर हम मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी के लिए कुर्बानी दे दें, इस मुल्क की कुर्बानी दें,
आम आदमी को चाहिए, क्योंकि अशराफिया तो मुल्क की कुर्बानी दे नहीं सकते। वो तो मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं, वो तो इनकम टैक्स भी बचाते हैं, वो तो कस्टम भी बचाते हैं, वो तो स्मगलिंग भी करते हैं। अशराफिया की स्मगलिंग तो कोई नहीं पकड़ सकता। अब मैं एक वो बंदा हूँ जो पाकिस्तान से बाहर बैठा है। वाई वुड आई इन्वेस्ट इन अ कंट्री दैट डजंट हैव द फ्रेम स्ट्रक्चर टू सपोर्ट मी। गवर्नमेंट इम्पोजिशंस आई हैं, 12 मिल्स बंद होगी पाकिस्तान की सबसे बड़ी। तो जब आपके ज़ाती मुफादात पहले आ जाते हैं ना कौमी मुफादात से, फिर वो कौमें इस तरह नहीं चलते हैं। आपकी टेक्सटाइल मिल्स यूज्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर आफ्टर द एग्रीकल्चर इकोनॉमी। गवर्नमेंट इम्पोजिशंस आई हैं, 12 मिल्स बंद होगी पाकिस्तान की सबसे बड़ी। तो जब आपके ज़ाती मुफादात पहले आ जाते हैं ना कौमी मुफादात से, अगर आपको आपकी फॉल्ट लाइन नज़र आ रही है ना कि जहाँ पे आपको डिसएग्री किया जा रहा है दुनिया के साथ, आप उसको यूज़ करो, आप उसको एड्रेस करो, बजाय उसके कि आप कंटेंट क्रिएटर्स को एम्पावर करो कि यार इस चीज़ को एड्रेस किया जाए, बजाय इसके कि हम उस वॉइस को दबाना चाहें। हम अपने ही लोगों को जो है ना नावाकिफ़ कर रहे हैं एक चीज़ से। तो व्हेन वी गो आउट वी आर नॉट प्रिपेयर टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन, बिकॉज हम कभी एक्सपोज ही नहीं हुए उन चीज़ों पर। तो आई थिंक कि किसी भी प्लेटफॉर्म को जो कि एजुकेटिव है, जो कि इन्फॉर्मेटिव है, वहाँ उसको बैन करना एक पाकिस्तान के लिए एक नेगेटिव। वुड आई इन्वेस्ट इन अ कंट्री दैट डजंट हैव द फ्रेम स्ट्रक्चर टू सपोर्ट मी और माई राइट्स। तो फिर क्या होता है, फिर वो इंडिया जैसे कंट्रीज़ में जाते हैं जहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर है, कंज्यूमर लॉबी है, वहाँ पे खाने वाले हैं, वहाँ पे आपका आईटी का हब है, वहाँ पे चीप लेबर है, वहाँ पे आपके पास स्किलफुल लेबर है। तो जब आप वो मिक्स देखते हैं ना, तो फिर इंडस्ट्रीज़ भी प्रेफर करती हैं उसको कि जहाँ प्रोड्यूस करे वहीं कंज्यूमर हो, आपकी लॉजिस्टिक्स वगैरह हर चीज़ मैटर करती है। तो अगर पाकिस्तान को अगर उस लेवल तक जाना है तो पहले आप एक फ्रेम स्ट्रक्चर दें, आप एक श्योरिटी दें, देन आप ऐसी पॉलिसी इस तरह की जो कह लें कि आवाम की सपोर्टिंग में नहीं है, तो वहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता एम्प्लॉयमेंट की नीड बढ़ रही है। तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो चीज़ भी देख रहे हैं और इसलिए अपनी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। फिर जिस तरह सलीम ने बताया कि उनको लॉजिस्टिक्स कैटर करने के लिए उनकी प्रेफरेंस होती है कि वहीं पर ही प्रोड्यूस करके वहीं पर ही सेल किया जाए। एक तो रिसोर्सेज पे पहली बात आ जाती है ना, आप सिर्फ एक सेम कल्चर और उसमें सिमिलर इकॉनमी कह लें आप उसको, अगर थोड़ा सा पाकिस्तान से कुछ कॉन्टेक्स्ट में, तो वहाँ के अब जिस तरह जब पाकिस्तान की एक इमेज अच्छी थी, हम यूएन में प्रोएक्टिव थे, हम बोस्निया के मिशंस कर रहे थे, हम वन ऑफ द हाईएस्ट पार्टिसिपेटिंग यूएन इकोनॉमी कंट्री थे। लेकिन इस वक्त जो है ना, वो एक तो हम अगर करप्शन का इंडेक्स देखें, हम 21 रैंक्स अप किए हैं उसमें रिसेंटली। आप अगर ईज़ ऑफ बिज़नेस का इंडेक्स देखें तो आप 5 रैंक जो हैं वो लास्ट ईयर से गिरे हैं। तो आपका अपना जो बंदा है वो बिज़नेस नहीं कर पा रहा, आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आपके इस साल लास्ट ईयर 8 लाख लोग जो कि स्किल साथ, तब उन्होंने बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पॉलिसी सामने रखी थी। उन्होंने पहला स्टेप ये था कि टू माइग्रेट इंडियंस इनटू द कश्मीर। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम एक, अब देखिए ना, अब मैं पंजाब में बैठा हूँ, मुझे किसी बलोची का नहीं पता, तो मेरे लिए एक डिफरेंस बहुत ज़्यादा है कल्चर का, उठने बैठने का। तो अगर कोई पंजाबी और बलोची मिक्स होंगे किसी पॉइंट पे आके, तब आके टॉलरेंस आ जाएगी, को एग्जिस्टेंस आ जाएगी। जैसे इंडिया में अभी मुसलमान और इंडियंस का काफ़ी, हिंदूज़ का एक है। तो पहली पॉलिसी ये। सेकंड ये कि उन्होंने जितने कश्मीरी से ना थ्रू आउट द इंडिया उनको पुश बैक किया कश्मीर में। तो इंडिया की जो ये पॉलिसी है ना, आई फील कि उसके बाद से कोई नैरेटिव शिफ्ट आया है। एनी लास्ट मैसेज फ्रॉम योर बिहाफ? आई थिंक मेरा आखिरी मैसेज यही होगा कि यार, कौमों में रिवोल्ट आता है जब वो कौमें ना पिस जाती हैं, जब वो बिल्कुल दब जाती हैं। वो तब तक नहीं आता जब तक हर बंदे के ना मुंह में लुकमा भी जा रहा हो। तो हम वो इंतज़ार करें कि कब वो आखिरी लुकमा रुकेगा, हम में थोड़ी सी गैरत आएगी और हम इकट्ठे होंगे और हम बोलेंगे। तो ये इससे जो है ना बदतर से बदतर ही होना है। नाइजीरिया का दौरा, अबूजा का दौरा नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। आप देखो, इससे पहले ब्राजील में भी आप देखो ना, वहां पर जो पूरे जो 3 अलग अलग देशों का दौरे की श्रृंखला चल रही है साथ साथ में, इसमें ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे मजबूत देश, नाइजीरिया को हम कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के सबसे ताकतवर देशों में से एक नाइजीरिया आता है। जो नाइजीरिया के बारे में बहुत सारी किस्से कहानियां प्रचलित हैं। लखनऊ के एक पर्सन थे, नाइजीरिया के जो राजकुमार थे, आज से काफी दशक बीत गए इस बात को, तो थोड़ी पुरानी बात हो गई है। उनसे दोस्ती करके क्या हुआ, आपका इंडिया में बिजनेस खुलवाएंगे, बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, उनसे पैसा वैसा ले लिया, काफी ज्यादा डॉलर्स ले लिए, और फिर उसकी उन्होंने यूनिवर्सिटी खोल ली। आज उनकी लखनऊ के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, जो लखनऊ से हैं लोग उसको जानते होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा। इसी तरीके से, तो खैर पुरानी बात है। फिलहाल जो दौरा है नाइजीरिया का,
इसमें आप देखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अमेरिका ने, यूरोप ने, डेवलपिंग कंट्रीज ने कूड़ेदान बना के रखा था इन सब देशों को, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को। क्या करते थे, अपना कूड़ा वहां पर डंप करते थे। इन देशों में जब चाहेंगे अमेरिका और इस टाइप के देश 1 मिनट में वहां पर दंगे फसाद करा सकते हैं, 1 मिनट में वहां के अंदर तख्ता पलट करा सकते हैं। बांग्लादेश का उदाहरण हमारे सामने है। अमेरिका अपना झगड़ता रहता है, अमेरिका अपना दबाव बनाता है कि हम आपको IMF का कर्जा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, इसके बदले में आप क्या करो कि हमें अपने अमेरिकन बेसेस बनाने दो, हमें अपना एयर बेस बनाने दो, मिलिट्री बेस बनाने दो। चीन ने तरीका घुमा दिया, चीन ने कहा कि नहीं आप पैसा लो, फिर इंटरेस्ट पे ले लो, खूब कमीशंस दिए, खूब जो है वो भ्रष्टाचार किया, नेताओं को, अधिकारियों को, इन सबको बहुत भ्रष्टाचार करके वहां पे किया। ये सब ऐसा इंटरेस्ट दे दिया कि जो कभी भर ही नहीं पाएगा। डेट ट्रैप में फंसाने का काम चाइना ने किया, और उसके बाद एक तरीके से जैसे अंग्रेज गुलाम बनाते थे वैसे ही चीन ने कोशिश करी गुलाम बनाने की, बट आज के दौर में वो पॉसिबल नहीं है कि आप कॉलोनी बना के गुलाम बना लो। आप ऐसे उसको मार्केट बना के यूज कर सकते हो, वहां से पैसा कमा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट कॉलोनी बना के वहां पे आपकी फौज, जैसे अंग्रेजों की फौज किसी घर में घुस जा रही, किसी को किडनैप कर रही, किसी को मार रही है, लगान वसूल रही, वो सब आज के दौर में पॉसिबल नहीं है। चाइना इस मामले में फेल हो गया। इंडिया प्योर इंटेंशंस के साथ मदद कर रहा है इन कंट्रीज की, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की। ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं इनको कोई पूछने वाला नहीं, इनका मुकदमा लड़ने वाला कोई नहीं, इनको जो है वो ये भी देखने वाला कोई नहीं कि दुनिया में इन्फ्लेशन, ये सब रूस यूक्रेन लड़ते हैं, या फिर मैं कहूँ तो रूस और अमेरिका लड़ते हैं, जिसके चक्कर में रूस यूक्रेन वॉर होता है। इन्फ्लेशन इन सबको आती है, दुनिया में कहीं कुछ विवाद होता है इन्फ्लेशन इन पे आती है। अमेरिका कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करता है, अफगानिस्तान में करे, इजराइल के आसपास करे, कुछ भी करे, इन्फ्लेशन सबको झेलनी पड़ती है, मंदी हर जगह आती है, पैसे का नुकसान हर जगह होता है। तो ये सब देश परेशान हो गए हैं कि भाई हम अब बहुत लंबे समय तक किसी कठपुतलियां बन करके नहीं रहना चाहेंगे।